ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सेक्टर। देखो इसके अंदर ना जो भी बैंक वगैरह रहता है वो इंटरेस्ट कमाता है, वो सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एकदम सिंपल है। ओके, पहला है सर्विसेज बाय आरबीआई आर टैक्सेबल एंड सर्विसेज टू आरबीआई आर ऑल्सो टैक्सेबल। मतलब कि आरबीआई ने सर्विस दिया रहेगा या तो आरबीआई ने सर्विस लिया रहेगा, दोनों के केसेस में टैक्सेस लगेगा। ओके, आरबीआई ने दिया तो भी टैक्सेबल और आरबीआई ने लिया तो भी टैक्सेबल, तो एग्जेम्पशन का इसमें कोई पॉइंट ही नहीं। ओके, पहले सर्विसेज जो आरबीआई देता था वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था। ओके, और बाद में अमेंडमेंट लाके इन लोगों ने क्या किया, उसको टैक्सेबल कर दिया। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखना पड़ा। ओके, पहले क्या था, एग्जेम्प्ट था, बाद में क्या कर दिया, टैक्सेबल। इसलिए वो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस। ओके, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स और एडवांस। ओके, और इनकम जो हो रहा है आपको वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट का इनकम हो रहा है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट का इनकम मतलब बैंक ने अगर लोन दिया तो बैंक को रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो बैंक का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम, इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। ओके, बैंक को अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। या तो डिस्काउंट का इनकम हो, डिस्काउंट मतलब कि बिल डिस्काउंटिंग करते हैं लोग, चेक डिस्काउंटिंग करते हैं। ओके, तो इन सब का जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, इंटरेस्ट इनकम और डिस्काउंट इनकम दोनों पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड। ओके, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि अगर जो पर्सन क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट बहुत हाई रेट रहता है। तो अगर वो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सकता है तो उसके लिए नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है। ओके, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी आएगा। क्लियर है क्या? ओके, तो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी आएगा। उसके अलावा जो भी लोन्स है उन सब लोन्स के ऊपर जीएसटी नहीं आया, लोन्स के इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं आया। लोन तो वैसे भी नॉट अ सप्लाई, क्योंकि मनी है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो सप्लाई है, बट इट इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। इट इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक आर एग्जेम्प्ट। ओके, दोनों बैंक इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये जो दोनों बैंक्स, स्पेसिफिकली दोनों बैंक्स, इन दोनों ने जो भी सर्विस दिया रहेगा, लोन दिया या कुछ भी दिया, कोई भी सर्विस दिया, वो सबके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स है। उसके बाद जीएसटी शैल नॉट बी चार्ज्ड ऑन द चार्जेस चार्ज बाय बैंक ऑफ पेमेंट अप टू ₹2000 मेड बाय एनी पर्सन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे, भीम, यूपीआई। द सेड एग्जेम्पशन इज टू एनकरेज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देखो, अभी समझो कि हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, ओके, मॉल वगैरह में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ना एचडीएफसी का समझो कि पीओएस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। ओके, उसमें क्या करते हैं हम लोग ना, डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, बराबर। समझो कि हम लोगों के पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है। ओके, हम लोग स्वाइप कर रहे हैं, किधर स्वाइप कर रहे हैं, एचडीएफसी के पीओएस मशीन में। अभी अपना डेबिट कार्ड जो रहता है वो या तो रुपे रहेगा, वीजा रहेगा, मास्टर कार्ड रहेगा, मालूम है, ऐसा सब रहता है अलग अलग। अपना डेबिट कार्ड पे ना साइड पे ऐसा लोगो रहता है उसका। ठीक है, तो एचडीएफसी का पीओएस मशीन है, वो मशीन जिसमें अब कार्ड जाने वाला है। और अपने पास कार्ड कौन सा है, एसबीआई का कार्ड है। और ये समझो कि एसबीआई ने वीजा के साथ टाइप करके रखा है। ओके, वीजा कंपनी है, ओके, जो क्या करता है, मॉनिटर करता है कि अगर पेमेंट अपन ने किया है तो वो पूरा ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वो पूरा प्रोसेस ये लोग करते हैं। तो ट्रांजेक्शन फ्लो कैसे रहता है, देखो, एचडीएफसी को बोला जाता है एक्वायरिंग बैंक। ओके, एचडीएफसी का नाम क्या रहेगा, एक्वायरिंग बैंक। ओके, एसबीआई का नाम रहेगा इशूइंग बैंक। तो ट्रांजेक्शन का फ्लो कैसे होता है, आपने जैसे ही कार्ड स्वाइप करने के लिए डाला ना, ओके, कार्ड स्वाइप करने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने डाला, ओके, तो वीजा क्या करता है, जो कंपनी का वो कार्ड रहता है ना, उस बैंक में, ओके, बैंक को इंटीमेट करता है
ओके, वीज़ा किसको इंटीमेट करेगा? जिस कंपनी का वो कार्ड है, एसबीआई का कार्ड है तो एसबीआई को इंटीमेट करेगा कि आपके कस्टमर ने कार्ड स्वाइप किया। अभी एसबीआई क्या करेगा? ये वीज़ा वाले को बोलेगा कि ओटीपी राइट है, ओके, और जिसने कार्ड स्वाइप किया उसके अकाउंट में बैलेंस भी है, ओके, और ये ऑथेंटिकेटेड है। तो एसबीआई कंफर्मेशन किसको देता है? वीज़ा को। ओके, अभी वीज़ा क्या करेगा? ओके, जो पीओएस मशीन है ना, पीओएस मशीन किसका है? एचडीएफसी का है। तो एचडीएफसी वाले को इंस्ट्रक्शन देगा कि डिडक्ट कर लो, आगे सब कुछ ऑथेंटिकेटेड है। तो वीज़ा का काम समझ में आ रहा है क्या है वीज़ा का काम? ओके, वीज़ा का काम क्या है कि एक्वायरिंग बैंक और इशूइंग बैंक, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करना काम है। ठीक है, कि ये कार्ड सही है, ओटीपी सही है, अकाउंट बैलेंस है, लिमिट है, एंड ऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, एचडीएफसी कट कर लेता है पैसा, डिडक्ट कर लेता है। और एचडीएफसी किसको पैसा देगा? ये मर्चेंट को। किसको पैसा देगा? मर्चेंट को। मर्चेंट मतलब कौन? मॉल वाला। तो मॉल वाले को पैसा मिल रहा है, तो एचडीएफसी ने किया। अभी यहाँ पर एसबीआई क्या करता है? ओके, पैसा कट कर लेता है। ओके, आपके अकाउंट से कट करता है, मतलब जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट से समझो 1800 रुपया कट कर दिया टूवर्ड दिस ट्रांजेक्शन। और बाद में क्या करता है एचडीएफसी जो रहता है ना, ओके, ये वीज़ा के पास आएगा, और वीज़ा क्या करता है? एचडीएफसी के पास 1800 रुपया दे देगा, और 1800 रुपये में से ओके मर्चेंट को उतना थोड़ा सा कम मिलता है, समझो ट्रांजेक्शन चार्ज है। तो मर्चेंट को कितना मिलेगा? समझो 1750 मिला। ओके, 1750 मिलेगा मर्चेंट को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का चार्जेस लगता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं? अगर यहाँ पर 1800 का सेटलमेंट हुआ तो चार्जेस कितना लगा? 50 रुपया। तो सर्विस किसने किसको दिया? एक्वायरिंग बैंक ने सर्विसेज दिया। ये जो एचडीएफसी ना, इतने इसने ही तो बहुत सारा काम किया। वीज़ा से क्या हुआ, उसने अप्रूवल लिया वगैरह वगैरह, सब कुछ काम किया एचडीएफसी ने। तो एचडीएफसी ये सब काम का कितना रुपया लेता है? 50 रुपये। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब सेटलमेंट का अमाउंट 2000 रुपये से कम रहेगा। मतलब आप लोगों ने कार्ड स्वाइप किया और टोटल आपके अकाउंट से और कस्टमर के अकाउंट से अगर 2000 से कम डिडक्ट हुआ, तो जो ऊपर का 50 रुपया गया ना, इसको एचडीएफसी को, एक्वायरिंग बैंक को, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर 2000 से ऊपर का अगर आप लोगों ने ट्रांजेक्शन किया है, तो उसका जो डिडक्शन चार्ज रहेगा ना, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन कैसे होता है? ओके, और इसमें ना एक सर्कुलर भी दिया है कि नॉट जस्ट पॉइंट ऑफ सेल मशीन, लेकिन अगर कोई लिंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, देखो, अगर समझो कि मैंने बोला कि सब लोग को मेरे को 500 रुपीज़ पे करना है। अभी किसी के पास गूगल पे, किसी के पास फोन पे है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास एनईएफटी है। समझ में आ रहा है? किसी के पास आईएमपीएस है, किसी के पास एनईएफटी है। सबके पास अलग अलग पेमेंट मोड्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली पेमेंट अगर आप लोगों से लेना है, तो मेरे को ना सब लोग को अलग अलग डिटेल भेजना पड़ेगा। जीपे वाले को स्कैनर भेजना पड़ेगा, ओके, फोन पे वाले को एग्जाम्पल मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा, एनईएफटी वाले को मेरा बैंक डिटेल भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लिंक जनरेट करता हूँ, ओके, रेजर पे का लिंक। अभी रेजर पे का लिंक अगर मैंने आप लोग को दे दिया तो क्या होएगा? अभी रेजर पे से जब 500 रुपया रिक्वेस्ट करूंगा ना, तब नीचे ही ऑप्शन आ जाएगा, जीपे से करना है, फोन पे से करना है, किससे करना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। क्या बोलते हैं इसको? पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू अगर पेमेंट हुआ, रेजर पे के थ्रू पेमेंट हुआ, देन ऑल्सो जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, रेजर पे भी अपना चार्जेस डिडक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे एक्वायरिंग बैंक डिडक्ट कर रहा था ना, वैसे रेजर पे करेगा इस बार चार्ज डिडक्ट, क्योंकि उसने क्या किया, सारे पेमेंट मोड्स को एग्रीगेट किया एक लिंक के अंदर। आ रहा है क्या समझ में? तो यहाँ पर रेजर पे को भी जो चार्ज मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, अगर पेमेंट का अमाउंट कितना मैं आपसे ले रहा हूँ, 2000 है, उससे कम। क्लियर है क्या पॉइंट? उसका सर्विसेज बाय इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज located in multi-service SEZ with international financial service center status to customer located outside India for international financial services
इन करेंसी अदर देन रुपीज आर एग्जेम्प्ट। देखो इसका मतलब क्या है, अभी गुजरात, ओके, गिफ्ट सिटी, ओके, इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अभी फॉर एग्जांपल एबीसी करके एक एंटिटी है, ठीक है, आईएफएससी में, और एक बैंक है आईएफएससी में। भी वो बैंक क्या करवाता है, उस पर्सन को लोन दिलवाता है, ओके, इंडिया के बाहर से, ओके, इंडिया के बाहर से लोन दिलवा रहा है। सुनो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन वगैरह दिलवा रहा है, तो जो इंडिया का पर्सन है, ओके, आईएफएससी में है, उसको सर्विसेज मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह रहता है ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये बंदा किधर है, आईएफएससी में, ओके। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब कस्टमर इंडिया के बाहर लोकेटेड होगा। समझो कि इंडिया में सब्सिडरी है, पेरेंट एंटिटी इंडिया के बाहर है, ओके। अभी प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट समझो कि जो यूएस की एंटिटी है वो कर रही है, तो यहाँ पर इंडिया में जो आईएफएससी है वो सर्विस किसको दे रहा है, यूएस वाले को, ओके। और ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है, अदर देन रुपीज, डॉलर में हम लोग लोन ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर इंडिया वाला कस्टमर रहेगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कस्टमर किधर का होना चाहिए बोलते हैं, कस्टमर शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर का कस्टमर होना चाहिए, ओके। और इंडिया का जो इंटरमीडिएट है वो सर्विस देना चाहिए, तो वह कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ओके, हम लोगों ने पढ़ा था ये चार्ज ऑफ जीएसटी में, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ओके। इन लोगों ने अगर सर्विस दिया विथ रिस्पेक्ट टू रूरल एरिया ब्रांच, देन इट इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि रूरल एरिया में प्रमोट करना ना बैंकिंग फैसिलिटीज को, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा। क्लियर है, रूरल एरिया को प्रमोट किया तो एग्जेम्पशन मिलेगा। उसका एनी पर्सन एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएरी टू बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू एंट्री मेंशन डे, ओके। मतलब अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने भी दिया तो भी एग्जेम्प्ट, उन लोग के एजेंट ने दिया तो भी एग्जेम्प्ट, ओके। और अकाउंट कौन से ब्रांच का होना चाहिए, रूरल एरिया ब्रांच का। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया, तो अगर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे लोग, कौन से लोगों का, जो रूरल एरिया में सिचुएटेड, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है यहाँ तक, अपना ये वाला सेक्टर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लीगल सर्विस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, फटाक से रिवाइज करो जल्दी से। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ओके, और एडवोकेट्स टू हुम, तीन एंटिटी था, तीन एंटिटी, पहला कौन, पहला एंटिटी अदर देन बिजनेस एंटिटी, दूसरा बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है, और तीसरा सीजीएसजी यूटीएलए गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। इन लोग तो तीनों को दिया तो एग्जेम्प्ट, हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी में पढ़ा हुआ है, ओके। अभी इसके अंदर एडिशनल पॉइंट क्या, देखो, देखो तीन टाइप के एडवोकेट्स होते हैं, एक रहता है इंडिविजुअल एडवोकेट, एक रहता है सीनियर एडवोकेट, और एक रहता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, ऐसे तीन एडवोकेट्स। अभी सुनो, अगर समझो कि ये लोग दोनों एडवोकेट्स ने, सॉरी, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, इन दोनों एडवोकेट्स ने अगर किसी को भी सर्विस दिया, देखिए इंडिविजुअल एडवोकेट या तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स ने इन तीनों में से किसी को भी सर्विस दी, किस किस को, इंडिविजुअल को या तो पार्टनरशिप को या तो सीनियर एडवोकेट को, ये लोग क्या सर्विस देते होंगे आपस में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्रिमिनल लॉ का केस है, ओके, जो मैं हैंडल नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे लॉयर को रेफर करूंगा, या तो उससे गाइडेंस लेके मैं खुद लड़ूंगा। तो यहाँ पर एक लॉयर दूसरे लॉयर को सर्विस दे रहा है, ओके। तो अगर इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फॉर्म सर्विस दे रहा है किसको, किसी भी एडवोकेट्स को, देन सच ट्रांजेक्शन विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है, ओके, इन तीनों में से किसी को भी, ओके, इन तीनों में से किसी को भी, ओके, देन द ट्रांजेक्शन विल बी टैक्सेबल।
और टैक्सेबल अंडर आरसीएम इट इज एज पर आईसीएआई व्यू। ओके, एक्चुअली इट शुड बी एफसीएम, बट एग्जाम में आया तो क्या लिखना है, आरसीएम। समझ में? मतलब इन शॉर्ट, एडवोकेट एडवोकेट को सर्विस देगा तो एग्जाम्प्ट, लेकिन कब? जब सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा है मतलब कि वो बहुत बड़ा लेवल का वकील है, तो उसका सर्विस तो टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना लीगल सर्विस पूरा। नेक्स्ट, ओके, आर्टिस्ट सर्विस अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आर्टिस्ट सर्विस, देखो, आर्टिस्ट मतलब यहाँ पर ना हम लोग परफॉर्मर जो है ना, परफॉर्मर डांस परफॉर्म करता है ना थिएटर वगैरह में, ओके, उसके एंगल से बात कर रहे हैं। थिएटर वगैरह में जो डांस परफॉर्म कर रहा है उसके एंगल से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग, देखो, अगर परफॉर्मेंस हो रहा है, ओके, इन क्लासिकल आर्ट फॉर्म, और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, एंड दूसरा हो सकता है अदर्स, कंटेम्प्ररी, वेस्टर्न वगैरह। ओके, तो वेस्टर्न वगैरह डांस परफॉर्म कर रहा है ना, तो ऑलवेज इट विल बी टैक्सेबल। ओके, वेस्टर्न वगैरह में कर रहा है तो ऑलवेज इट इज टैक्सेबल। लेकिन क्लासिकल में परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये बंदा ब्रांड एम्बेसडर है कि सच में परफॉर्मर है। देखो, सच में परफॉर्म मतलब कि उसको जो पैसा मिल रहा है ना, वो परफॉर्मेंस करने का मिल रहा है। एंड ब्रांड एम्बेसडर मतलब उसको कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने का पैसा मिल रहा है। समझ में आया? तो अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ किसी कंपनी का, तो मेरा सर्विस टैक्सेबल। लेकिन अगर मैं सच में परफॉर्मर हूँ, तो चेक करेंगे हम लोग का कंसिडरेशन कितना है। अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए से कम है, कितने से कम है? ओके, 1.5 लाख रुपए से कम है, 1,50,000 रुपए से कम है, देन इट विल बी एग्जाम। इफ इट इज मोर देन 1,50,000 इट विल बिकम टैक्सेबल। हाँ, सुन। तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहला तो वेस्टर्न है कि क्लासिकल है। क्लासिकल मतलब क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, ओके, फिर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। उसमें चेक करेंगे हम लोग खुद कौन है, ब्रांड एम्बेसडर है या फिर परफॉर्मर है। अगर ब्रांड एम्बेसडर रहेगा तो टैक्सेबल, परफॉर्मर रहेगा तो देखेंगे कि 1.5 लाख से कम है कि ज़्यादा है। कम रहेगा तो इट इज एग्जाम, ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना है। हाँ, इसको लिखो।